नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग मध्यकालीन भारत प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मध्यकालीन भारत के विषय में जानेंगे और थोड़ा सा हम मध्यकाल से पूर्व कुछ घटनाओं को लेकर के पूर्व के पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या थी, हमारे भारतीय इतिहास की मुख्य केंद्रीकृत एक साम्राज्य हुआ करता था। ये जो गुप्त वंश था, यह कहने चाहिए पुष्यभूति वंश थे, ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने या इसके शासकों ने अपने शक्ति को एक केंद्र के रूप में स्थापित करके रखा था। चाहे हम गुप्त वंश की बात करें, चाहे हम पुष्यभूति वंश की बात करें, इन शक्तियों, इस वंश ने अपने आप को एक केंद्र के रूप में स्थापित करके रखा था। एक केंद्र शक्ति के रूप में क्या किया था, इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जिससे छोटे बड़े राज्य जो थे वो इनके अधीन क्या करते थे, अपना प्रशासन करते थे और अपना साम्राज्य चलाते थे। तो हम देखेंगे कि मध्यकाल से पूर्व एक समय आता है, पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसका पीरियड क्या होता है, 712 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। इसी के बीच, जैसे आपने गुप्तों में पढ़ा होगा कि गुप्त काल में हुनों ने आक्रमण कर दिया। तो इस समय क्या हुआ कि इस समय जो स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त के समय ही माना जाता है कि हुनों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और स्कंदगुप्त के बाद जो इसके और भी वंशज हुए या कहें उत्तराधिकारी हुए, क्या हुए, आयोग हुए थोड़ा सा, जिसमें कि एक केंद्रीकृत शक्ति अब क्या हो गई, विकेंद्रीकृत में विभक्त हो गई। क्या हो गई, विकेंद्रीकृत में विभक्त हो गई और छोटे छोटे राज्य जो थे वो क्या हो गए, अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। वैसे हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन जो था वो ही बहुत पराक्रमी राजा था। वह संस्कृत में बहुत ही बड़ा विद्वान था और वह प्रत्येक 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन भी करता, प्रत्येक 5 वर्ष में, जिसमें कहां पर, आपके इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर करता था। और कहा जाता है कि जो महामोक्ष परिषद जब वो आयोजन करता था तो 5 वर्ष में जो वह चाहे कर के रूप में, चाहे लूटमार के रूप में, किसी प्रकार से 5 वर्ष में जो धन संग्रह करता था वह महामोक्ष परिषद में क्या होता था, दान के रूप में वो दे आता था। और मानता यह भी है कि जब वो महामोक्ष परिषद करता था तो उसमें प्रथम दिन वो बुद्ध की पूजा करता था, फिर दूसरे दिन सूर्य की पूजा करता था और तीसरे दिन शिव की पूजा करता था। इस प्रकार से वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करके अपने संपूर्ण धन का क्या करता था, वहां पर दान करता था। और चाहे वो वस्त्रों या कपड़े, वो सब कुछ क्या कर देता था, दान कर देता था। और यह भी कहा जाता है कि जो उसकी पुत्री थी राजश्री उसका नाम था, तो उस दान करने के बाद वह उसकी बहन जो उसको कपड़े देती थी, वस्त्र देती पहनने के लिए, वही धारण करके वो क्या करता था, अपने राज्य में आता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर्ष एक बहुत ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तारी था और बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। तो उसके बाद से धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। अब जो उसके अधीन राजा थे वो क्या होने लगे, अब एक स्वतंत्र राजा के रूप में, स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने लगे। अब धीरे धीरे एक केंद्रीकृत सत्ता का क्या होगा, विघटन होने लगा। विकेंद्रीकृत रूप में अब क्या होने लगे, वो विघटित होने लगे, जिससे कि अब कोई भी केंद्रीकृत सत्ता अब हमें देखने को नहीं मिलती। अब क्या होता है, अब छोटे छोटे राज्य क्या होने लगे, अब धीरे धीरे उभरने लगे और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में, स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित करने लगे। तो वैसे हम क्या देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत यानी कि 1207 ईस्वी के से 1707 ईस्वी के पहले का जो समय है, 712 से 1200 बीच के जो समय है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उस समय कौन कौन से वंश क्या हुए, उभरे और अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन किया। तो
आप देख रहे होंगे यहां पर पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, ये राजस्थान से गुजरात के आसपास का क्षेत्र यहां पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। दिल्ली का चौहान वंश, फिर चंदेल वंश, चंदेल वंश आपके कहा मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है यहां पर उन्होंने क्या किया, शासन किया, जिजाग भुक्ति वाला। फिर वहीं मालवा का परमार वंश, फिर गुजरात का अनिलवाड़ का चालुक्य वंश, फिर बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, बंगाल के पालवा सेन वंश, फिर शाही वंश। शाही वंश कहां पर, जम्मू कश्मीर में शासन करते थे। जम्मू कश्मीर के राजा जो होते थे वहां पर जो वंश हुए उनको शाही वंश के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रकूट जी दक्षिण में जो क्या करते थे, साम्राज्य स्थापित करते थे, साम्राज्य अपना शासन करते थे। तो हम देखेंगे उत्तर भारत की राजनीतिक यानी कि राजनीतिक स्थिति, जो राजा क्या हुए, धीरे धीरे अब अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित कर रहे थे। अपने ऊपर जो अंकुश लगा था उसको स्वतंत्र मानकर के अब क्या करने लगे, शासन कर रहे थे। उनके विषय में हम क्या करेंगे, जानेंगे। उनकी स्थिति जो उत्तरी क्षेत्र में सुदृढ़ थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे यहां पर कि 5वीं शताब्दी के अंत व 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। कब, 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंत में क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया, अब यहां पर पतन हो गया। और विदेशी हुओं के आक्रमण, यानी कुमारगुप्त के पुत्र जो था वो क्या था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था, यहां पर हुओं का आक्रमण हुआ था, जिससे कि अब यहां पर हुण जो थे बहुत ही शक्तिशाली बर्बर जाति थी, विदेशी जाति थी। ये यहां पर क्या आए थे, शासन करने आए थे, लूटपाट करने आए थे। और उस समय कौन था, स्कंदगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था, स्कंदगुप्त था। उसने इन हुणों को क्या किया, इनसे युद्ध किया और इनको खदेड़ भगाया। विदेशी हुओं के आक्रमण तथा आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। अब देखिए, आंतरिक विघटन यानी अंदर, जो अंदर होता है उसका विघटन, आंतरिक विघटन यानी जो एक केंद्रीय सत्ता थी उसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे एक शक्ति के रूप में थे, अब वो क्या हो गए, धीरे धीरे विघटित हो गए। अब अलग अलग शक्ति के रूप में क्या होने लगे, वो उभरने लगे, जिसे हम आंतरिक विघटन गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण मान सकते हैं। हम छोटे छोटे नवोदित राज्य थे वो क्या हो गए, अब स्वतंत्र हो गए और अपनी एक नई शक्ति का पराक्रम दिखाने लगे, एक नई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। जैसे आप देखेंगे वहां पर उत्तर में, बिहार में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में ये छोटे छोटे राज्य क्या हो गए, अब स्थापित होने लगे और अपनी नई सीमा का निर्माण करने लगे, अपने नए साम्राज्य का निर्माण करने लगे, अपनी नई सत्ता स्थापित करने लगे। इस समय उत्तर भारत के राजवंशों ने अपने आप को, अब देखिए अभी छोटे छोटे जो राज्य थे वो क्या होने लगे, स्थापित होने लगे। तो स्थापित सभी तो हो रहे थे, लेकिन उनमें ये एक नया शब्द उत्पन्न हुआ, क्या, राजपूत शब्द। राजपूत शब्द चूंकि उन लोगों को लगता था कि राजपूत एक नए पद के रूप में क्या है, एक सम्माननीय शब्द है और यह क्या करेगा, हम किसी भी राजा के समक्ष हमें एक बड़े राजा के रूप में उभार कर हमें क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो सभी लोगों ने वो क्या, सभी राजाओं ने अपने नाम के पहले क्या, नाम के पहले राजपूत नाम क्या करने लगे, जोड़ने लगे, राजपूत नाम जोड़ने लगे, जिससे यह पता चलता है कि प्रत्येक राजा अपने आप को किसी भी राजा के समक्ष सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता था। राजपूत घोषित किया, इसलिए इस युग को इतिहास को राजपूत युगीन इतिहास भी कहा जाता है। अब चूंकि सभी क्या करने लगे, जो भी राजा आता था वह अपने नाम के आगे राजपूत शब्द जोड़ने लगा, वह यह स्थापित करने लगा कि अब मैं क्या हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, अब मेरे जैसे कोई भी राजा यहां पर शक्तिशाली नहीं है। तो सभी ने ऐसा क्या किया, राजपूत शब्द को अपने नाम के आगे जोड़ने लगे। किंतु राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के मध्य भिन्न भिन्न मत क्या है, प्रचलित है। अब चूंकि जो भारतीय इतिहास में इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या किया, राजपूत जो शब्द है उसको
मानने, उसको उत्पन्न होने या उसको मानने के लिए उनके बीच में क्या है, एक मत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो मानते हैं कि जो राजपूत शब्द आया वो कहां से आया, कैसे आया, वो किस प्रकार मानते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इतिहासकार उनके मत देख लेते हैं। तो पहले D.R. भंडारकर एवं ईश्वरी प्रसाद। जो इतिहासकार कौन है, D.R. भंडारकर व ईश्वरी प्रसाद है, वो विदेशी मूल से उत्पन्न राजपूत शब्द मानते हैं। यानी उनका कहना है कि जो राजपूत उत्पन्न हुए, जो राजपूत आए, वो कौन थे, विदेशी थे। फिर गौरी शंकर ओझा, कौन, गौरी शंकर ओझा मानते हैं कि क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है। जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किनसे हुई है, क्षत्रियों से हुई है। जो लड़ाकू जाति के होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनसे ही क्या हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का नाम सुना होगा आपने। चंद्रवरदाई जो है, पृथ्वीराज रासो जो रचना है चंद्रवरदाई की, वो उससे क्या मानते हैं, अग्निकुंड से। यानी अग्नि राजपूत की उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई। कौन बताना चाह रहे हैं, ये चंद्रवरदाई जी बताना चाह रहे हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, आपकी अग्निकुंड से। फिर वहीं स्मिथ महोदय है, वो किससे, प्राचीन आदिम जातियों के वंशज मानते हैं। यानी जो हमारी प्राचीन भारत में जनजातियां हैं, प्राचीन आदिम जातियां हैं, बहुत पुराने आदिकाल से चली आ रही जनजातियां, उनसे ही क्या हुए हैं, राजपूत उत्पन्न हुए। यानी अब हम यहां ये कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं हमारे सभी, उनमें एक मत नहीं है कि राजपूत यहां से आए थे, बल्कि यह है कि राजपूतों का जो मत है वो अलग अलग है। अपने इतिहासकारों का जो मत है वो अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न है। ऐसा क्या इतिहासकार मानते हैं, हमें इतिहास में ऐसा जानने को मिलता है। तो आज हम भारतीय इतिहास के मध्यकाल के बारे में जो हमने देखा, उसमें पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में देखा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसमें जो वंश दिए हैं उसके बारे में आगे हम जानेंगे, जिससे कि हमें और भी जानकारी अपनी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।